हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईआर स्टडी में। दोस्तों, रेलवे मैथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, जो कि हाल ही लेटेस्ट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। चाहे वो एनटीपीसी हो, आरपीएफ हो या फिर एएलपी टेक्नीशियन एग्जाम हो, सभी लेटेस्ट क्वेश्चन को इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। और ये एक प्रैक्टिस सेशन है, ये इसका पार्ट 2 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 को कवर कर लिया है और बहुत ही स्मार्ट अप्रोच से सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि एक प्रैक्टिस सेशन है, इसलिए पहले आपको वीडियो पॉज करके खुद से इन क्वेश्चन का सोल्यूशन करना है और देन आपको यहाँ पर इसका सोल्यूशन देखना है। उसके बाद आपको वीडियो को पॉज करके ज़रूर से क्वेश्चन को ट्राई कर लेना है, तभी आपको इससे ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो चलिए अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि यदि देखिए किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, यहाँ पर दिया गया है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इस पर प्रदान की गई छूट यानी कि डिस्काउंट के 3 गुने के बराबर है। और आगे बोला गया है कि यदि छूट का प्रतिशत लाभ परसेंट के बराबर हो, तो प्रदान की गई छूट यानी कि जो डिस्काउंट दिया गया है और जो वस्तु का क्रय मूल्य है, उनका अनुपात क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आपको वीडियो पॉज करके सोल्यूशन ज़रूर इसका खुद से ट्राई करना है। उसके बाद चाहे क्वेश्चन आपसे बने या ना बने, आपको एक बार ट्राई ज़रूर लेना है क्वेश्चन का। तो चलिए हम वीडियो क्वेश्चन का सोल्यूशन करना शुरू करते हैं। दिया गया है कि किसी वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है ना, वो इस पर जो भी डिस्काउंट दिया गया है उसका 3 गुना है। तो हम लिख लेते हैं कि मान लीजिए ये हमारा सेलिंग प्राइस है, यानी कि सेलिंग प्राइस है, और ये डिस्काउंट का रेशियो हमने यहाँ पर लिखा। तो मैंने माना कि यहाँ पर डिस्काउंट देखिए 1 का दिया गया है, तो 1 का डिस्काउंट दिया गया है, तो डिस्काउंट का 3 गुना क्या हो जाएगा, इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो 3 रेशो यहाँ पर 1 क्या आ जाएगा, हमारा सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट का रेशो यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है कि अगर यहाँ पर सेलिंग प्राइस में हम क्या करेंगे, डिस्काउंट को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा, हमारा मार्क प्राइस निकल के आ जाएगा। ये बात आपको पहले पता होगी, या फिर हम इतना चीज़ें तो आसानी से कवर कर लेंगे, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि ये एक प्रैक्टिस सेशन है और बेसिक आपने थोड़ा सा पहले कवर कर रखा है। तो देखिए, सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट बराबर क्या होता है, हमारा अंकित मूल्य होता है, यानी कि मार्क प्राइस होता है। तो यहाँ पर हम सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट को जब ऐड कर देंगे, तो हमारा यहाँ पर मार्क प्राइस यानी कि एमपी निकल के आ जाएगा। तो एमपी कितना हो जाएगा, हमारा 3 और 1 4, यहाँ पर 4 हमारा अंकित मूल्य निकल के आ जाएगा। और देखिए, जो भी डिस्काउंट दिया जाता है वो हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, और जो भी प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा वो हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। ये छोटी सी बात भी आपको पता होगी। अब देखिए, क्वेश्चन में आगे बोला गया है कि यहाँ पर यदि जो डिस्काउंट का प्रतिशत है ना, वो क्या है, लाभ प्रतिशत के बराबर ही है। और अभी हमने देखा है कि जो भी हमारा डिस्काउंट दिया जाएगा वो अंकित मूल्य पर दिया जाएगा, और जो भी हानि होगी या लाभ होगा वो क्रय मूल्य पर होगा। तो देखिए, अंकित मूल्य हमारा यहाँ पर मान लीजिए 4 है, और इस पर हमने 1 का डिस्काउंट दिया, तो 1/4, इसका मतलब हो जाएगा 25%। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा डिस्काउंट है ना, वो 25% के बराबर है। तो जब डिस्काउंट हमारा 25% के बराबर है, तो लाभ भी हमारा क्या होगा, 25% के बराबर ही होगा, और लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि जो हमारा सीपी निकल के आएगा वो कितना निकल के आ जाएगा। तो देखिए, हमने माना कि क्रय मूल्य हमारा कितना है, 4 है। तो अंक यानी कि क्रय मूल्य जब हमारा 4 है, तो इस पर हमें 1 का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। 4 के ऊपर हमें 1 का प्रॉफिट होगा, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए, सेलिंग प्राइस दोनों केस में यहाँ अलग अलग हो गया, जबकि सेलिंग प्राइस तो सेम ही है। तो हम क्या करेंगे, इसको सेम बना लेंगे, बस यही यहाँ पर करना था। इतना ज़्यादा क्वेश्चन ये हार्ड नहीं है, बस मैंने समझाने में आपको धीरे धीरे इसको समय ले रहा हूँ। हमें यहाँ क्या करना है, अपना सेलिंग प्राइस ही सेम बना लेना है बस, और कुछ इसमें नहीं करना है। तो देखिए, यहाँ पर सेलिंग प्राइस हमारा 3 है, और नीचे हमारा कितना है, 5। तो हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वल कर लेंगे। और दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया, नीचे तो मल्टीप्लाई किया हमने 3 से, और ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसमें 5 से। तो देखिए, इनका रेशो निकल के आ जाएगा यहाँ पर। तो इनका रेशो हम यहाँ पर लिख लेंगे, तो रेशो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर ये आ जाएगा, यहाँ पर निकल के 3 चौक 12 सीपी का रेशो आ जाएगा, और ये 5 थिया 15 आ जाएगा सेलिंग प्राइस। और यहाँ आ जाएगा ये 5 हमारा डिस्काउंट हो जाएगा, और 5 चौक 20 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर अंकित मूल्य होगा। यानी कि चारों ही चीज़ें हमने यहाँ से फाइंड कर ली। अब जो भी पूछा गया है क्वेश्चन में वो हम आसानी से बता देंगे। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया था कि जो भी यहाँ पर डिस्काउंट है और जो हमारा क्रय मूल्य यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है, उसका हमें अनुपात बताना था। तो डिस्काउंट तो देखिए हमारा 5 है यहाँ पर, और जो हमारा क्रय मूल्य का रेशो आया है वो कितना है, 5 आया है। 5/12 हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन सी।
तो जब आप इसको खुद से सॉल्व करेंगे तो बहुत ही कम टाइम में इसको आप सॉल्व कर लेंगे। तो आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर देखिए, यदि 11 अंकों की संख्या, यहाँ पर दिया गया है कि 88P, यहाँ 55, 40, 85, 06, कुछ ऐसे 11 अंकों का नंबर हमें यहाँ पर दिया गया है और ये 72 से विभाज्य है। जहाँ बोला गया है कि के पी के बराबर नहीं है, तो यहाँ पर 3K + 2P का मान क्या होगा ये हमें बताना है। तो नंबर सिस्टम का ये कॉन्सेप्ट है और NTPC स्टेज 2 में आया हुआ ये सवाल है। तो देखिए 72 को हम कैसे डिवाइड कर तोड़ सकते हैं। तो यहाँ जाकर देखिए 8 × 9, तो 8 और 9 का रूल हम यहाँ पर लगा देंगे। तो देखिए 8 का नियम बोलता है कि अगर लास्ट के 3 नंबर 8 से डिवाइड होंगे तो वो पूरी संख्या भी 8 से पूरी पूरी डिवाइड होगी। और इसका एक स्टेप आगे भी सोच सकते हैं आप। यदि देखिए यहाँ पर इवन नंबर दिया, यानी कि 3 नंबर हमें देखने होते हैं यहाँ पर। अगर देखिए यहाँ पर इवन नंबर दिया गया तो हम लास्ट के 2 ही अंक चेक करेंगे। अगर लास्ट के 2 अंक 8 से कटेंगे तो वो नंबर भी 8 से कटेगा। और अगर मान लीजिए यहाँ पर तीसरा अंक ओड दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इन 2 नंबर में क्या करेंगे, हम 4 को ऐड करके लास्ट के 2 ही नंबर चेक कर लेंगे। तो भी हमें यहाँ पर पता चल जाएगा कि वो नंबर 8 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर हमने 3 नंबर उठा लिए, यहाँ लिखा हुआ है 5, 6 और यहाँ पर हमें चेक करना है। तो देखिए यहाँ पर जो तीसरा अंक है इसका ये ओड नंबर दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 4 ऐड कर देंगे। के का मान हम कुछ भी पुट करेंगे। देखिए अगर के का मान हम यहाँ 1 रखेंगे, के का मान हमने 1 रखा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 16, और 16 में जब हम 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 20, मतलब 8 से 20 डिवाइड नहीं होगा। अब हमने क्या किया, यहाँ पर 2 रख दिया, तो ये हो जाएगा 26, 26 और 4 अगर हम यहाँ ऐड करेंगे तो 30 हो जाएगा, और 30 भी 8 से डिवाइड नहीं होता। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ के का मान 3 पुट कर देंगे। तो एक एक करके यहाँ पर हम देख लेंगे। 3 पुट जैसे हमने किया तो यहाँ हो जाएगा ये 36, और 36 में जब हम 4 ऐड करेंगे, तो 4 हम ऐड कर क्यों रहे, क्योंकि यहाँ पर हमें ओड नंबर दिया गया है। अगर इवन नंबर दिया चाहता तो हम कुछ भी नहीं ऐड करते, डायरेक्टली इसको देख लेते। तो 36 + के 4 40 हो जाएगा, और 8 पंजे होते हैं 40 का मतलब हम कह सकते हैं कि जो के का मान हमारा आ जाएगा वो यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो देखिए के का मान तो हमने 3 यहाँ पर निकाल लिया। अब एक लाइन और दी गई हमें कि के और पी दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर हम अगर के का मान देखिए, इसको नंबर को हम यहाँ लिख लेते, चलिए यहाँ पर एक बार लिख लेते इसको ध्यान से। पी यहाँ जाएगा 554085K6, और देखिए के की जगह पर हम क्या रखेंगे, 3 को पुट कर देंगे। और 9 का नियम क्या कहता है कि अंकों का योग अगर 9 से डिवाइड होगा तो वो संख्या भी 9 से पूरी पूरी डिवाइड होगी। तो देखिए 6 और 3 9, हमने माना के का मान 3 ही है, यहाँ पर 6 और 3 9 कैंसिल कर देंगे इसको हम। 8 और 5 यहाँ जाएगा 13, 4 15, 15 5 20 और 5 25, 25 और 8 यहाँ हो जाएगा देखिए ये 33, 33 और 8 इनको ऐड कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा ये 41, 4 और 1 यहाँ हो जाएगा ये 5, 5 यहाँ जाएगा ये पी। अब देखिए पी की जगह हम क्या रखेंगे यहाँ पर, तो पी की जगह हम क्या रख सकते हैं यहाँ पर हम, तो इसमें हम अगर पी की जगह पर 4 रखेंगे तो 5 और 4 9 हो जाएगा ये, और 9 पूरा डिवाइड इसको कर देगा। तो पी की वैल्यू हम कह सकते हैं कितनी हो जाएगी, यहाँ पर पी की वैल्यू हमारी 4 हो जाएगी। तो पी की वैल्यू हमारी 4 निकल के आ गई। अब देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि 3K, तो 3 इंटू में यहाँ आ जाएगा 3 + के 2P, तो 2 इंटू में आ जाएगा यहाँ पर ये 4। देखिए 3 तिया तो हो जाएगा यहाँ पर ये 9, और 4 दुना में हो जाएगा ये 8। तो देखिए 8 और 9 कितने हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि देखिए 8 8 16 और 1 17। तो यहाँ पर एक बार और देख लेते हैं इसको हम। 6 और 3 9 हो जाएगा यहाँ पर ये 8, और यहाँ 5, 8 5 13, 13 4 यहाँ हो जाएगा ये 17, 17 5 22, 22 और 5 यहाँ हो जाएगा ये 27। तो ये कैंसिल हो जाएगा। 8 और 8 यहाँ हो जाएगा ये 16, तो यहाँ पर 16 आएगा, यहाँ पर 4 नहीं आने का ये। तो यहाँ आ जाएगा ये 8 8 16 पी, तो 16 और यहाँ आ जाएगा पी। तो पी की जगह हम अगर 2 रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, और 18 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो पी का मान 4 ना करके यहाँ पर पी का मान देखिए, पी का मान यहाँ आ जाएगा ये 2। तो यहाँ पर हमने जोड़ने में पहले गलती कर दी थी, तो यहाँ आ जाएगा ये 2। तो 2 दुना हो जाएगा कितने, 4, और 9 और 4 होते हैं यहाँ पर 13। तो 13 आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो 9 और 4 हो जाएगी 13। तो देखिए जोड़ने में गलती नहीं करनी है आपको भी, ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो 13 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। आसानी है, 9 का और 8 का यहाँ पर मल्टीपल हमें चेक करना है, यानी कि इन दोनों का हमें रूल लगा देना है। अब देखिए दिया गया है यहाँ पर, एक दुकानदार 18 रुपये केजी के भाव पर खरीदे गए गेहूं को 20 रुपये पर केजी के भाव पर बेच देता है।
और वह देखिए बेचने के समय 1 kg के बजाय वो 900 ग्राम ही गेहूं देता है। तो दुकानदार का जो एक्चुअल प्रॉफिट है, वास्तविक प्रतिशत लाभ है, वो कितना है, ये हमें यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन बताना है। तो देखिए यहाँ हो जाएगा ये सीपी यानी कि सेलिंग प्राइस हमारा। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पर दिया गया और यहाँ पर दिया गया हमारा एक यहाँ पर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो देखिए 18 रुपये kg के भाव से तो उसने खरीदे और यहाँ पर 20 रुपये kg के भाव से उसने उसको बेच दिया है। आगे हमें बोला गया है कि वो 1 kg के जगह पर 900 ही ग्राम का प्रयोग करता है, यानी कि देखिए 900 ग्राम तो वो अपने पास से सामान देता है, जबकि पैसे कितने के लेता है, वो 1 किलो के यहाँ पर पैसे ले रहा है। तो बस यहाँ से हम जो रेशो कटेगा उसको काट लेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे हम यहाँ पर ये। उसके बाद देखिए इसके बाद हम यहाँ से काट लेंगे इसको, 2 नम 18 हो जाएगा यहाँ पर, ये 2 से इसको काटेंगे हम, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 81 यानी कि 81 और यहाँ आ जाएगा ये 100। तो देखिए उसने 81 रुपये में मान लीजिए किसी वस्तु को खरीदा और 100 में बेच दिया, तो हम कह सकते हैं कि उसने कितना प्रॉफिट कमा लिया यहाँ पर, तो 19 रुपये, यानी कि देखिए 19 का प्रॉफिट हुआ है उसको 81 के ऊपर। तो प्रतिशत के लिए लगा देंगे हम गुणा में 100, आंसर आ जाएगा हमारा। तो देखिए 81 से हम इसको काटेंगे, तो इसको 81 को हम ऐसे लिख के काट सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसको हम 9 से 2 बार काट लेंगे, तो ये ऊपर हमारा क्या हो जाएगा 1900 बन जाएगा ये। तो 1900 9 से काटेंगे हम इसको एक बार, देखिए यहाँ आ जाएगा ये 9 दूना में 18, यहाँ 1 बच जाएगा ये 9 कम 9, यहाँ 1 बच जाएगा ये फिर से 9 कम 9 और ये चलता जाएगा ऐसे। फिर एक बार 9 से हम इसको काट लेंगे यहाँ पर, तो देखिए 9 दूना में हो जाएगा यहाँ पर ये 18, यहाँ पर कितना बच जाएगा ये, तो यहाँ बच जाएगा देखिए ये 3, फिर से देखिए 9 तिया हो जाएगा 27, यानी कि 23 पॉइंट कुछ जाएगा। ऑप्शन सी में ही दिया गया है, पूरा सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो 23.45% हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उसको जो वास्तविक लाभ होगा यहाँ पर वो 23.45% का लाभ होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर देखिए, एक साइकिल द्वारा 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3/2 घंटे यानी कि 1.5 घंटे में स्कूल पहुँचता है। वह एक छात्र क्या करता है, साइकिल से 8 किलोमीटर पर आवर की गति से 1.5 घंटे चलता है और अपने स्कूल वो पहुँच जाता है। अब देखिए स्कूल से वापसी के दौरान वह आधे घंटे आराम करता है और 1 किलोमीटर छोटे रास्ते से जाता है। उसकी साइकिल की चाल में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह जिस समय यानी कि उसी समय पर घर पहुंच सके जैसे वो पहले पहुंचता था। अब देखिए यहाँ पर हमें पता है कि जो स्पीड बराबर होता है क्या होता है हमारा, वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब देखिए अगर हमें डिस्टेंस निकालना हो तो हम क्या करते हैं, स्पीड में मल्टीप्लाई कर देंगे हम टाइम का। तो देखिए यहाँ पर डिस्टेंस हम निकाल लेंगे, स्पीड हमें दी गई है 8 किलोमीटर पर आवर और टाइम दिया गया हमें 3/2 यानी कि 1.5 घंटा। तो हम कह सकते हैं कि जो उसकी डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे हम इसको 4 या 12 किलोमीटर, यानी कि उसके घर से जो स्कूल का यहाँ पर डिस्टेंस हो जाएगा वो 12 किलोमीटर का डिस्टेंस हो जाएगा। अब वो क्या करता है देखिए, आधे घंटे आराम करता है, मतलब पहले उसको 1.5 घंटा लगता था उसी दूरी को तय करने में। अब वो क्या करता है, 1 किलोमीटर छोटे रास्ते का प्रयोग करता है, मतलब 12 किलोमीटर के बजाय अब वो 11 किलोमीटर की दूरी ही तय करेगा। लेकिन कितने समय में करेगा, वो 1.5 घंटे के बजाय 1 घंटे में। क्योंकि देखिए पहले उसको 1.5 घंटे का टाइम लगता था और अभी क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि वो आधे घंटे का आराम करता है, मतलब 30 मिनट का वो आराम कर रहा है। तो 1.5 घंटे को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 घंटा 30 मिनट। अब देखिए 30 मिनट का वो आराम करेगा तो अब उसको टाइम जो लगेगा वो सिर्फ 1 ही घंटा ही लगने वाला है। तो स्पीड हम बता देंगे कि कितनी हो जाएगी उसकी। तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमें 11 किलोमीटर दिया गया है और टाइम हमारा 1 घंटे का लगेगा। तो स्पीड अब जो उसके स्पीड हो जाएगी वो 11 किलोमीटर प्रति घंटे की हो जाएगी। तो देखिए पहले जो स्पीड थी उसकी 8 किलोमीटर प्रति घंटा थी, पहले स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा थी और अब जो स्पीड हो गई है वो 11 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। तो देखिए कितने की उसकी वृद्धि हो गई है, तो 3 की वृद्धि हो गई है। तो प्रतिशत में कितने की हो जाएगी, देखिए 3 की, 8 के ऊपर 3 की वृद्धि और प्रतिशत के लिए लगा देंगे हम गुणा में 100। वैसे ये आपको याद होना चाहिए, 3/8 का मतलब होता है 37.5%। काटेंगे भी आप तो आंसर हमारा इतना आ जाएगा। वैसे आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद कर लेनी चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, बहुत से चैप्टर में आपकी ये हेल्प करेगी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए यहाँ पर विमल किसी परीक्षा में 46% अंक प्राप्त करता है, फिर परीक्षा में 10 अंक से फेल हो जाता है। यदि देखिए वह 52% अंक प्राप्त करता है तो उसे न्यूनतम योग्यता अंकों से 8 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। परीक्षा में पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने थे, ये यहाँ पर हमसे पूछा गया है।
तो कुछ नहीं करना, देखिए पहले क्या करता था वो 86 यानी कि 46 46% अंक उसने प्राप्त किए, फिर भी वह 10 अंकों से फेल हो गया। मतलब अगर उसको 10 अंक और मिल जाते तो वो पास हो जाता। लेकिन कहा क्या गया यहाँ पर, देखिए अब उसकी बार उसने क्या किया, 52 अंक प्राप्त किए किसी ने, और 52% अंक प्राप्त करने के बजाय उसने क्या किया, न्यूनतम योग्य अंकों से वो 8 अंक अधिक ले आया। मतलब अगर देखिए ये 8 अंक ना भी लेके आता तो भी ये पास हो जाता। तो ये दोनों वैल्यू क्या हो गई, आपस में इक्वल हो गई, इसलिए हमने इनको बराबर रख दिया है। अब प्रतिशत को हम एक तरफ कर लेंगे और न्यूमेरिक वैल्यू को हम एक तरफ कर लेंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ जाएगा ये 6% यानी कि 6%, और यहाँ आ जाएगा ये 18 अंक के बराबर। तो देखिए 6% जो आ गया है हमारा वो 18 अंकों के बराबर आ गया है। तो देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, निकाल सकते हैं इसको कि 1% की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 18 3 अंक के बराबर हो जाएगी। अब देखिए जब 1% का मान 3 अंक के बराबर है तो यहाँ पर हमें निकाल लेना है कि 46% का मान किसके बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी 46 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें भी हम 46 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हम 46% की वैल्यू कितनी हो जाएगी वो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो देखिए 3 छंग हो जाएगा यहाँ 18 और 3 चौक 12 और 1 13 138। अब देखिए ये 46% का मान है 138, इसका मतलब 46% जब उसने अंक प्राप्त किए तो वो क्या हो गया, 10 अंकों से फेल हो गया। तो 10 अंक और हमें प्राप्त करने होंगे, तभी हम क्या होंगे यहाँ पर न्यूनतम अंकों से पास हो सकते हैं। तो 10 हम इसमें ऐड कर देंगे। तो देखिए न्यूनतम पास होने के लिए जो अंक चाहिए होंगे वो कितने चाहिए होंगे, यहाँ पर 148 अंकों की आवश्यकता होगी। तो ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऐसे भी कर सकते हैं आप, 52% का मान निकाल के आप 8 अंकों को माइनस कर देंगे तो भी 148 हमारा निकल के इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। तो चाहे जैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, देखिए निम्नलिखित भिन्नों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो बड़े से छोटे की तरफ हमने इसको सजाना है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही आसान सवाल होते हैं, ये छोटी छोटी फ्रैक्शन दी गई है। यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, देखिए 5 बटे यहाँ जाएगा ये 6, इसको लिख लिया मैंने, देखिए 3/7, और यहाँ हो जाएगा देखिए 8/9, और यहाँ पर आ जाएगा ये 3/14 के बराबर। तो हमें देखिए बड़े से छोटे की तरफ चलना है। तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेंगे कि बड़ा हमारा कौन सा भिन्न हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई से हम इसको काफ़ी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ आ जाएगा 7×5 = 35, और यहाँ आ जाएगा देखिए 6×3 = 18। मतलब देखिए ये क्या हो जाएगी, ये वाली भिन्न तो इससे छोटी हो जाएगी। मतलब 3/7 तो शुरू में नहीं आ सकता, तो ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे हम। तो डी तो आंसर हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि 3/7 क्या है, छोटी भिन्न है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब देखिए 5/6 इससे बड़ी है, तो अब 5/6 को हम क्या करेंगे, इस वाली भिन्न को अब इस वाली के साथ कंपेयर करेंगे। तो देखिए 6×8 हो जाएगी 48, और 9×5 हो जाएगी 45। तो 48 बड़ा होता है 45 से, मतलब ये वाली भिन्न क्या हो गई, ये वाली भिन्न भी छोटी हो गई, और ये वाली भिन्न इससे बड़ी है। तो 5/6, देखिए 5/6 इस क्वेश्चन में दिया गया है सी ऑप्शन में। तो इससे भी हमारी शुरुआत नहीं होगी, क्योंकि ये भी छोटा भिन्न है, ये बड़ा भिन्न नहीं है, हमें बड़े से छोटे की तरफ जाना है। अब देखिए दोनों यहाँ पर शुरू में 8/9 दिया गया है, तो आंसर हमारा या तो ए होगा या बी होगा। तो हम एक और चेक कर लेंगे कि सबसे बड़ा भिन्न तो यही है। अब देखिए 9×3 हो जाएगा 27, और यहाँ हो जाएगा 14×8 112। तो देखिए बड़ा वाला भिन्न तो यही होगा, यानी कि पहले नंबर पर तो यही आ जाएगा। अब हम फिर से कंपेयर कर लेंगे, 7×5 यहाँ हो जाएगा 35, और 6×3 हो जाएगा 18। तो 5/6 आएगा, और 6×3 18, 14×5 हो जाएगा 70। मतलब इसके बाद हमारा जो नंबर आएगा वो 3/8 नहीं आएगा, वो आएगा 5/6। तो आंसर देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ऑप्शन एलिमिनेट करके हम इनको जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि पूरा एक एक करके हम सजाने लगेंगे। या फिर आप इसको क्या करेंगे, अपने मन से 0 बढ़ा करके भी सॉल्व कर सकते हो, और फिर जो भी डाटा आएगा उसके अकॉर्डिंग आप इसको अवरोही क्रम या फिर आरोही क्रम, जैसे भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी तो देखिए ये छोटे छोटे नंबर है, कई बार क्या होता है बड़े बड़े नंबर का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ दे दिया 17 बटे में, यहाँ पर कुछ भी दे देगा वो, यहाँ पर देखिए 17/8 आ गया, जैसे इस तरीके से। यहाँ 19 बटे यहाँ पर देखिए 16 दे दिया। इस तरीके से जब आएगा तो थोड़ी गुणा भाग करने में क्या होती है, दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर छोटे नंबर है तो हम जल्दी जल्दी ऐसे इसको फाइंड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया गया है, ये यहाँ पर साझेदारी का क्वेश्चन है कि श्रीमान शर्मा, श्रीमान गुप्ता और श्रीमती सिन्हा, यहाँ पर देखिए 3 व्यक्ति दिए गए हैं। किसी व्यवसाय में क्रम से उन्होंने 4,000 रुपये, 8,000 रुपये और यहाँ पर देखिए 6,000 रुपये निवेशित करते हैं।
अब देखिए 6 महीने बाद श्रीमान शर्मा व्यवसाय छोड़ देते हैं। यदि 8 महीने बाद 34,000 रुपये का उनको लाभ होता है तो श्रीमान गुप्ता का प्रॉफिट कितना होगा, यानी कि उनका हिस्सा कितना होगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। अब देखिए यहाँ पर हमें रेशियो लेना है इनका, तो रेशियो में हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यू दी गई है उसको हम छोटा करके लिख सकते हैं। तो हम देखिए यहाँ लिख लेंगे श्रीमान, यहाँ पर शर्मा दिया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर गुप्ता जी को हम जी से लिख लेते हैं और यहाँ पर सिन्हा जी को हम एसएन से डिनोट कर सकते हैं। अब देखिए 3 जीरो से 3 जीरो हम काट लेंगे यहाँ पहले ही ये, और 2 से भी फिर से कट जाएगा। तो मैंने माना कि धन उन्होंने 2 रेशो यहाँ पर 4 रेशो यहाँ पर देखिए 3, इतने अनुपात में उन्होंने अपना धन लगाया है। उसके बाद देखिए उन्होंने क्या किया, 6 महीने बाद श्रीमान शर्मा व्यवसाय छोड़ देते हैं, जबकि 8 महीने बाद उन्होंने क्या किया, प्रॉफिट का रेशो इतना निकल के आया, उनका प्रॉफिट यहाँ पर 34,000 आया। मतलब उन दोनों का धन क्या है, 8 महीने तक लगा रहा, जबकि श्रीमान शर्मा ने केवल 6 महीने तक ही अपना धन यहाँ पर व्यापार में लगाया है। तो इनका क्या करेंगे, हम 6 महीने तक लगा देंगे श्रीमान शर्मा का, और इन्होंने क्या किया, अपने धन को 8-8 महीने के लिए लगाया है। तो यहाँ पर हमने 8 महीने का लगा दिया यहाँ पर। तो देखिए इसमें ऐसा होता है, जो भी देखिए हमारा इन्वेस्ट होता है, जो भी हमने इन्वेस्ट किया है और जो भी जितने टाइम के लिए हमने इन्वेस्ट किया, अगर इन्वेस्ट की मल्टीप्लाई हम टाइम से कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट का रेशियो निकल के आ जाएगा। बस इतनी सी चीज़ ही हमें क्या होता है, साझेदारी में याद करनी होती है। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए बस, कि जब भी हमने क्या किया यहाँ पर, जो भी इन्वेस्ट हमने किया, जो भी हमने निवेश किया और कितने टाइम के लिए हमने निवेश किया, दोनों की अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रॉफिट का रेशियो हमें प्राप्त होगा। तो इस चीज़ को अगर आप ध्यान रखेंगे तो बड़े से बड़े क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये इनका निवेश है, 2-4-3 के अनुपात में इनका निवेश है, और 6-8 के अनुपात में क्या है, इनका टाइम है। दोनों की हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रॉफिट का रेशियो हमें मिल जाएगा। तो 2 से हम इसको काट सकते हैं, वैसे 2 से काटेंगे हम इसको, 2 चौक 8, और यहाँ पर भी हो जाएगा ये 2 चौक 8। फिर देखिए 2 से काट सकते हैं हम इसको, 2 से काटा हमने, 2 तिया, यहाँ हो जाएगा ये 6, और यहाँ आ जाएगा ये 2 दूना में 4, 4 यहाँ आ जाएगा ये 4 दूना में 8। फिर देखिए इसको हम काट सकते हैं 2 से, तो 2 दूना में 4 और 3 दूना में आ जाएगा ये 6। तो देखिए इनके जो प्रॉफिट का रेशो आएगा, यानी कि इनके जो लाभ का अनुपात आ गया, वो कितना आ गया, 8 8 से 14 और 3 17, 17 के बराबर क्या है उनका लाभ है। पर क्वेश्चन में हमें दे दिया गया कि 17 नहीं है, वो तो कितना है, 34,000 के बराबर हमें उनका प्रॉफिट दिया गया है। हमसे क्या पूछा गया, तो देखिए हमसे पूछा गया कि गुप्ता जी का लाभ कितना होगा, कितना उनका धन निकल के आएगा। तो 17 दूना 34 और 8 दूना में 16, तो 16,000 क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 16,000 रुपये का उनका हिस्सा होगा। ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक गणित प्रश्नोत्तरी में यहाँ पर कक्षा 10 के 64 विद्यार्थी भाग लेते हैं। यदि देखिए लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 16 अधिक है, तो देखिए यहाँ पर दिया गया हमें कि जो हमारे बॉयज़ है, यानी कि जो बॉयज़ है और जो गर्ल्स हैं, इनका रेशियो हमें दे दिया। यहाँ पर बोला गया है कि जो लड़कियाँ हैं, यहाँ पर 64 विद्यार्थी भाग लेते हैं, लड़कियों की संख्या लड़कों से 16 अधिक है। हमने माना है कि लड़कों की संख्या यहाँ x है, तो लड़कियों की कितनी हो जाएगी, x प्लस के 16 यहाँ पर हो जाएगी। और इनकी टोटल संख्या हमें पहले दे दी 64 के बराबर है, मतलब हम कह सकते हैं कि 2x प्लस के 4 इक्वल टू हमें दे दिया यहाँ पर 64, यानी 64 के हमें बराबर दिया गया है। तो देखिए 16 इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 2x की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 48, और x का मान निकल के आ जाएगा यहाँ पर देखिए 24। तो लड़कों की संख्या जो निकल के आ गई वो कितनी आ जाएगी, 24 निकल के आ जाएगी। और हमसे पूछा भी क्या गया है, देखिए हमसे यही पूछा गया कि लड़कों की संख्या और कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो लड़के तो देखिए 24 है और टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 64 हैं, और इन्हीं का रेशियो हमसे पूछा गया है। तो 8 क्या हो जाएगा, 24, और 8 अट्ठे हो जाएगा 64। तो 3:8 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो भी लड़कों की संख्या का अनुपात होगा और टोटल विद्यार्थियों से, वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3:8 के बराबर हो जाएगा। अगर हमसे पूछा जाएगा कि टोटल विद्यार्थियों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना होगा, तो भी हम बता सकते हैं, क्योंकि देखिए टोटल कितने हैं, 8 है यहाँ पर, और 8 में से 3 लड़के हैं। तो हम कह सकते हैं कि बचे हुए 5 क्या होगी, लड़कियाँ होगी, 8 में से 5 लड़कियाँ होगी, तो ये हो जाएगा गर्ल्स, और यहाँ पर टोटल का रेशो 5:8 हो जाएगा। तो जैसे ही पूछा जाए वैसे हम आंसर कर सकते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि देखिए एक व्यक्ति ने कुछ फल 30 रुपये में 14 की दर से खरीदे, और उन्हें उसने क्या किया, 20 रुपये में 7 की दर से बेच दिए, तो उसका प्रॉफिट कितना होगा। तो देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, इनको क्वांटिटी सेम बना करके सॉल्व कर सकते हैं। बाकी देखिए हमें पता होना चाहिए, एक चीज़ हमें पता होती है, वो भी वैसे भी
कि जो भी हमारा टोटल खर्च होता है वो किसके बराबर होता है। तो देखिए टोटल कीमत किसी वस्तु की कितनी है, और अगर इस कीमत में टोटल मात्रा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल खर्च हमारा निकल के आ जाएगा। अब देखिए टोटल खर्च हमें जो भी है, इस अगर खर्च में हम टोटल हमारी मात्रा कितनी है, जो भी क्वांटिटी है वो हमारी कितनी है, उसमें हमने खर्च से क्या किया, भाग लगा दिया, तो टोटल कीमत कितनी होगी, कीमत यहाँ से निकल के आ जाएगी। तो वही चीज़ हम क्या करेंगे, देखिए अगर हमें सीपी और हमें एसपी इनका रेशो दोनों का पता चल जाए तो हम बता सकते हैं कि लाभ हुआ है या फिर हानि हुई है। अब देखिए क्वेश्चन में पहले दिया हुआ है, उसने क्या किया, टोटल 30 रुपये खर्च किए और 30 रुपये में उसको 14 वस्तुएं मिल गई, यानी कि पैसे तो देखिए यहाँ पर टोटल खर्च तो 30 है और जो मात्रा है वो कितनी है, 14 है। तो देखिए टोटल खर्च में, यानी कि टोटल खर्च में हमने क्या किया, मात्रा का डिवाइड लगा दिया, तो हमें सीपी मिल जाएगा एक वस्तु का। तो इसलिए हमने क्या किया, 30/14 लिख दिया। क्यों, टोटल खर्च बटे में मात्रा से हमने डिवाइड लगा दिया, तो हमें कीमत मिल गई कि कीमत एक्चुअल है कितनी। तो ये हमारा सीपी निकल के आ गया, सेलिंग प्राइस। और देखिए टोटल हमने यानी कि कॉस्ट प्राइस हमारा निकल के आ गया, और सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, टोटल खर्च से 20 और उसने मात्रा दे दी उसने 7, तो ये हो जाएगा उसका एसपी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सीपी और एसपी का रेशो ले लेंगे। तो देखिए जो कट रहा है उसको हम काट देंगे, यहाँ से हो जाएगा 7×14 और 0 से 0 खत्म हो जाएगा यहाँ पर ये, तो 3:4 हो जाएगा यहाँ पर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। मतलब देखिए 3 के ऊपर 1 का प्रॉफिट होगा, तो 3 के ऊपर 1 का प्रॉफिट 1/3 का मतलब होता है 33 सहित 1/3 या फिर 33.33% का उसको यहाँ पर लाभ होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, देखिए 14 का वह छोटा गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 6, 8 और 12 से विभाजित करने पर क्रम से 4, 6 और 10 शेष बचे। तो सबसे पहले तो हम यही देख लेंगे कि 14 का हमें गुणज बताना है, छोटे से छोटा गुणज। ये 14 का मल्टीपल नहीं है, आंसर नहीं हो सकता। ये 14 का नहीं है, ये आंसर नहीं हो सकता। 70 14 का मल्टीपल है। और अगर हम इसको ध्यान से देखें, 14×2 = 28, 14×4 = 56, ये भी यहाँ पर 14 का मल्टीपल है। तो ए और डी तो आंसर हमारा नहीं हो सकता, ये तो हमने देखते ही काट दिया। अब देखिए यहाँ पर हम वैसे भी डिवाइड करके देख सकते हैं, 14 यहाँ पर हो जाएगा 14×4 = 56। तो देखिए यहाँ अगर 6 से हम डिवाइड करेंगे 70 को तो हमारा 4 शेष बच जाएगा। 8 से डिवाइड करेंगे तो देखिए हमारा 6 शेष बच जाएगा, और 12 से डिवाइड करेंगे 12×5 = 60, तो 10 शेष बच जाएगा। वैसे भी आंसर हमारे देखिए ऑप्शन सी ही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बाकी अगर हम इसको बेसिक से सॉल्व करें तो हम क्या करेंगे, देखिए जो भी हमें संख्या दी गई है 6, 8 और यहाँ पर देखिए 12, अगर हम इनसे इसको डिवाइड करेंगे तो शेषफल यहाँ पर क्रम से 4, 6, 10 बचेगा। तो देखिए डिफरेंस देखें दोनों में, इनमें सब में सेम चलेगा। यहाँ पर 2 का अंतर है, 2 का है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 का है, 6 और 8 में 2 का डिफरेंस है, और 10 और 12 का 2 का अंतर है। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम में जो भी आएगा हमारा उसमें से हम 2 को माइनस कर देंगे। तो देखिए 6, 8, 12 इनका अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम कितना निकल के आ जाएगा, देखिए 6 जो 12 दूना में 24, तो 24 इनका एलसीएम निकल के आ जाएगा 24, 24 ये क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा 24 क्या हो गया, यहाँ पर निकल के आ गया एलसीएम। अब देखिए हमें टोटल मल्टीपल चाहिए, यानी कि यहाँ आ जाएगा 24, मैंने माना कि के और जो भी आएगा -2 कर देंगे हम, तो यहाँ इसका हमें क्या हो जाएगा, ये 14 का मल्टीपल हमें मिलना चाहिए। तो देखिए 14 कम 14 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 14 कट के यहाँ आ जाएगा ये 10 के, और -2 अपॉन में आ जाएगा ये 14। तो के की जगह पर हम कौन सी वैल्यू पुट करें जिससे कि हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए। अगर देखिए हम 1 पुट करेंगे तो 10 कम 10 -2 8 हो जाएगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। फिर देखिए 2 रखा हमने यहाँ पर, 10 दूना 20 माइनस के 2 यहाँ कितना हो जाएगा, ये 18, ये भी पॉसिबल नहीं है। 3 रखा हमने तो 10 या 30 माइनस के 2 28, तो 14 28 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा, यानी कि ये 28 यहाँ पर 14 पूरा पूरा इसको डिवाइड कर देगा 2 बार में। तो के की जो वैल्यू आ जाएगी हमारी वो कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो देखिए के की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, 3 पुट कर देंगे। एलसीएम हमारा कितना आ गया था, तो एलसीएम आ गया हमारा यहाँ 24। तो इसको हम कह सकते हैं कि 24 इंटू में 3 माइनस कर देंगे हम 2, 24 या 72 माइनस के 2 70। तो ये इसका पूरा बेसिक तरीका हो जाएगा। बाकी छोटे ऑप्शन है, यानी कि यहाँ पर छोटा नंबर दिए गए तो आप इसको बेसिक से ना जा करके पूरा अपना ऑप्शन की हेल्प लेकर बहुत जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर देखिए, ये 171 गुणा 172 गुणा 173 को अगर हम 17 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा। तो बहुत आसान सवाल है। देखिए यहाँ पर अगर ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 170 यहाँ प्लस के 1 लिखा हुआ है यहाँ पर, ये अगर 170 में हम इसको डिवाइड करेंगे मतलब ये 170 17 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर डिवाइड होने के बाद जो भी शेषफल आएगा उसके हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि
इसको हमने काटा, यहाँ 1 बचेगा, इसको काटा, यहाँ 2 बचेगा, इसको काटा हमने, यहाँ 3 बचेगा। 3 दूना में 6 और 6 कम 6, तो शेषफल हमारा 6 आ जाएगा। तो 6 ही होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, अगर हम इसको 17 से डिवाइड करेंगे। अब इसको ऐसे नहीं करने लग जाना है कि यहाँ पर पहले हम 171 की मल्टीप्लाई करेंगे 172 में, फिर 173 में, फिर 17 से डिवाइड देंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को इसको सॉल्व नहीं करना है। जो भी शेषफल आएगा डिवाइड करने के बाद फिर से हम उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वही क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और वैसे भी देखिए क्रम से दिया गया है 71, 72, 73, तो यानी कि 170 तो देखिए पूरा पूरा 17 से वैसे ही डिवाइड होगा। शुरू में कितना बचेगा 1, दूसरे में 2 बचेगा और तीसरे में 3 बचेगा। तो 3 दूना में 6, 6 कम 6, 6 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर नया हो तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करो, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।